नमस्कार, मैं यशपाल शंकर आज पुनः आप सभी के लिए प्रमुख समाचार पत्रों के साथ प्रमुख खबरों को लेकर आया हूं। तो हरिभूमि दैनिक भास्कर पत्रिका और नवभारत को आज हम शामिल कर रहे हैं अपने इस समाचार अवलोकन में। तो इन सभी में कॉमन रूप से आज जो लॉकडाउन है उसके बाद अनलॉकिंग की प्रक्रिया है वह चालू हो गई है, नेक्स्ट अनलॉकिंग की। अब उसके बाद जो प्रमुखता से छापा गया है उसमें कोरोना विस्फोट हुआ है छत्तीसगढ़ में। कुल 523 नए मामले 6 तारीख को दर्ज किए गए। वहीं रायपुर जिले में 193 मामले आए हुए हैं तो और 6 मौतें हुई हैं। तो नई सूची के अनुसार 25 जिलों में 115 ब्लॉक रेड जोन में आ गए हैं और 6 ब्लॉक ऑरेंज जोन में आ गए हैं। तो रायपुर में 6 दिन में खुलेंगी दुकानें। कोरोना एक दिन में 500 पार हो गया है, मतलब 523 क्या हो गया है। तो वहीं हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कोरोना की अपडेट देख लेते हैं, जिसमें दुनिया में कुल संक्रमित हैं अभी तक के 1 करोड़ 91 लाख लोग, मतलब 2 करोड़ पहुँचने ही वाले हैं। इतना भयानक विकराल रूप से तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। तो नए संक्रमित जो 6 तारीख को मिले हैं वह 2,56,144 मिले हैं और अमेरिका 49,97,741 तक पहुँच चुका है। वहीं ब्राजील जो है वह 28,73,304 तक पहुंच गया है। अब तीसरे नंबर पे जो भारत है वह 20,19,930 पहुंच चुका है और नए संक्रमित जो मरीज हैं वह 61,669 पहुंच चुके हैं। ये कल का आंकड़ा है 61,669। तो कुल मौतें जो हुई अभी तक भारत में वह 41,573 हुई हैं और नई मौतें जो कल की डेट पर हुई हैं 891। ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतनी भयानक रूप से मौतें हो रही हैं कि एक दिन में 891 पूरे देश में हुई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमित जो हुए हैं 11,020 अभी तक हो गए हैं, 11,000 से पार हो चुका है और नए संक्रमित जो है 523 और वही कुल मौतें जो हुई हैं वो 78 और नई मौतें हैं वो 6 हुई। छत्तीसगढ़ में 6 मौतें कल हुई हैं। और वही रायपुर का आंकड़ा देखा जाए तो नए संक्रमित जो हुए हैं 193 हैं और कुल संक्रमित जो है 3,673 है। तो 193 जो रायपुर जिले में हुए हैं मौतें, उसमें से 42 जो संक्रमण है 193 संक्रमण में 42 संक्रमण जो है वो सिर्फ रायपुर में मौजूद है। और कुल मौतें अभी तक हुई हैं 38 और नई मौतें हुई हैं 3। इसमें से एक जो मौत हुई है जांजगीर चांपा जिले में, जो कोरोना संक्रमित मरीज है वो अपनी व्यथा से परेशान होकर के उसने फांसी लगा ली, जिसके कारण उसकी एक मौत हो गई। कोरोना संक्रमित था ही। और 523 मरीज रिपोर्ट एक दिन में आए हैं, जिसमें से 42 मरीज रायपुर के हैं, जिसमें केंद्रीय जेल से संबंधित हैं और 2 असिस्टेंट जेलर को 40 कैदी हैं और 2 असिस्टेंट जेलर शामिल हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी चल रही थी 26 तारीख से आज तक के कल तक के, तो संक्रमण तो रुका हुआ दिख नहीं रहा है। जो लॉकिंग की प्रक्रिया है उसमें संक्रमण तो रुका हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब भी लॉकिंग किया गया था, लॉकडाउन किया गया था, उसमें बीच में थोड़ा के लिए ओपन किया गया था और जब इस थोड़े सी देर के लिए ओपन किया गया तो उसी दौरान ही ये संक्रमण पूरी तेजी तरीके से फैला है। तो क्यों ना एक नया तरीका अपना के देखा जाए कि आप करते हो लॉकडाउन, उसके बाद फिर करते हैं थोड़ी देर के लिए ओपन, इसमें भगदड़ मच जाती है सामान को खरीदने के लिए। तो क्यों ना इस लॉकडाउन को हटा करके अनलॉक कर दिया, अनलॉकिंग की प्रक्रिया को सही तरीके से किया जाए, जहां पर जरूरी सामान हैं जैसे किराना, जनरल, प्रोविजन स्टोर है, सब्जी, डेयरी, मटन, मछली की दुकानें हैं, इन दुकानों को 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए या फिर 20 घंटे के लिए खोल दिया जाए, जैसी सरकार की इच्छा है, पर मैक्सिमम टाइम के लिए खोला जाए। और इसमें क्या होगी कि जब पब्लिक को आश्वस्त हो जाएगा कि उसके लिए उसकी जरूरी जो सामान है वो 24 घंटे या 20 घंटे अवेलेबल है, तो वो आश्वस्त हो जाएगा कि मैं कभी भी जाकर ले सकता हूँ सामान। तो जब देखेगा कि भीड़ कम है बाजार में, तब वो देखेंगे समय देख के, और जहाँ भीड़ दिखेगा वहां पर नहीं जाएगा वो। तो इस तरीके से अगर सही तरीके से नीतियों का निर्माण किया जाए तो संक्रमण का फैलने का दायरा कम होगा। कोरोना से बचाव का क्या उपाय है? बस फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है और टाइम टू टाइम हाथ धोना है, सैनिटाइजर यूज करना है, बस इतना ही तो है। बट आप क्या कर रहे हैं कि थोड़े देर के लिए ओपन करके भगदड़ मचाकर किसी सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं। अभी रक्षाबंधन में जब लॉकडाउन ओपन किया गया था सुबह 12 बजे तक के लिए,
तो मिठाइयों की दुकान में पूरी भगदड़ मची हुई थी। कुछ समय के लिए 3-4 दिनों के लिए जब राशन दुकानों को ओपन किया गया था तो सिर्फ 10 बजे तक के ओपन किया गया था, फिर वहां भगदड़ मचा 4 घंटे के लिए ओपन है करके। तो क्या इस तरीके से आप कोरोना संक्रमण को दावत दे रहे हैं क्या उस समय आप जब अलाउ कर रहे हैं, क्या उसमें कोरोना छुट्टी पर गया होता है जो उसको लॉकडाउन को ओपन कर रहे हैं उस दौरान में? हमको इस कोरोना के साथ में जीना सीखना पड़ेगा, जीने का नया तरीका बदलना पड़ेगा, नया तरीका लाना पड़ेगा। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम लॉकडाउन कर करके देख रहे हैं, कोरोना का संक्रमण रुक नहीं रहा है और बढ़ रहा है जा रहा है उसका। तो ये हम नए अपनाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोरोना का देश में जो कोरोना के मरीज हैं वो 20 लाख तक के पहुंच चुके हैं। तो 20 लाख इतना ज्यादा अमाउंट में पहुंचने का, 20,19,940 पहुंच चुका है। तो अच्छा, नया ट्रेंड में अब देखें, अगर नए तरीके से इसको ऑब्जर्व किया जाए तो 7 दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा नए मरीज भारत में ही मिले हैं। 7 दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही मिले हैं। इस पर गौर करना चाहिए। और रफ्तार जो बढ़ रही है, 5 लाख मरीज 9 दिन में बढ़ रहे हैं, और पिछले 5 लाख जो मरीज बढ़े थे वो 12 दिन में बढ़े थे। जो 5 लाख मरीज है अब 9 दिन में बढ़ रहे हैं, और पिछले जो बढ़ रहे थे वो 12 दिन में बढ़ रहे थे, 9 दिन। अब उसको 5 दिन में ज्यादा दिन नहीं लगेगा 5 लाख मरीज होने में। तो अमेरिका में 35 दिन में, और ब्राजील में 31 दिन में, और भारत में 24 दिन में जो मरीज हैं वो दोगुने हो रहे हैं। सबसे ज्यादा रेट से कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा है वो भारत में बढ़ रहा है। और 7 राज्य अहम हैं जिसमें 13 लाख मरीज हैं, 13.5 लाख मरीज हैं। 1 जुलाई के बाद में 9.5 लाख मरीज बढ़े हैं। 1 जुलाई के बाद में मतलब 1 महीने में 9.5 लाख मरीज बढ़ गए हैं। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में 90% मरीज सिर्फ 35 दिन में बढ़े। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यहाँ पर जो कोरोना संक्रमण का दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में है। अच्छा, उसको दूसरे तरीके से समझा जाए कि किन राज्यों में आगे खतरा बना रहेगा और कहाँ घट रहा है। तो खतरा कहाँ बना हुआ है, कहाँ संक्रमण का दर तेजी से फैल रहा है, ये हम देखें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, केरल, झारखंड, असम और ओडिशा में कोरोना संक्रमण दर 2% से अधिक है। औसत जो है 2% से, आंध्र प्रदेश 2.6% तक बढ़ रहा है खतरा। तो इन देशों को अपनी नीतियों को सही तरीके से अपनाना चाहिए और सही तरीके से लागू करना चाहिए। इस पर विचार करें, ये संक्रमण का दर फैलने न दे। अच्छा, अब दूसरे देखें कि इनमें से खतरा जो घट रहा है, जिसमें अभी तो हमने देखा जहाँ पर खतरा बढ़ रहा है, अब देखते हैं जहाँ पर खतरा घट रहा है। तो घट कहाँ रहा है? सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अभी कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए दे रहा है तो दिल्ली सरकार दे रहा है वहाँ का। उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में। इसमें जो खतरा है कोरोना संक्रमण से वहाँ घट रहा है। तो क्या वो ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिसके कारण, क्या ऐसे नियम लागू किए हुए हैं, क्या ऐसा रणनीति बनाए हुए हैं उन्होंने? तो इससे हमको सीखने की जरूरत है। और ज्यादा खतरा बढ़ रहा है यहाँ छत्तीसगढ़ में भी। अब कोरोना संक्रमण आप देख सकते हैं, जो पहले 1-2 मिलता था, उसके बाद 10-12 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 100, 150, फिर अब 500 तक पहुंच रहा है। 200 के बाद सीधा 500 तक पहुंच रहा है। तो अभी हमने देखा है कि 500 के पार हो गया है। 523 मरीज एक दिन में मिल गए हैं छत्तीसगढ़ में। ये तो बहुत ही विकराल अवस्था है, बढ़ रहा है। ये ज्यादा दिन नहीं लगेगा, अगर ऐसे ही सिस्टम चलता रहा तो 1000 रोज मिल जाएंगे। एक दिन में 1000 भी मिल सकते हैं अगर सही तरीके से अभी हम सतर्क ना हुए तो अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से अपनाया जा सकता है। वहीं देखा जाए तो आज 7 तारीख से लॉकडाउन खत्म हो रहा है, और इस 7 तारीख से लॉकडाउन जो खत्म हो रहा है उसमें क्या क्या सुविधा दिया गया है। तो रविवार को पूरा का पूरा बंद रहेगा, सिर्फ होम डिलीवरी की, दूध की होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी, और दूसरी जो गतिविधियां वो सब बंद रहेगी। परंतु सोमवार से लेकर के शनिवार तक के सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक, सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक के किराना, जनरल स्टोर, प्रोविजन स्टोर ये खुले रहेंगे। सुबह दोपहर 12 बजे से शाम को 8 बजे तक के कपड़ा, हार्डवेयर, फुटवेयर, ज्वेलरी, स्टेशनरी, सैलून ये दुकानें खुली रहेंगी। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक की सब्जी, डेयरी, मटन, मछली की दुकानें ये सब खुली रहेंगी। वहीं सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक के रेस्टोरेंट, होटल, खाने की सुविधाएं, रात 10 बजे तक के होम डिलीवरी ये रहेंगी खुली। कलेक्टर ने बिग बाजार, बेस्ट प्राइस, डी मार्ट खोलने का समय सुबह 8 से 4 बजे तक रखा है। तो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक के सब्जी, डेयरी, मटन, मछली ये दुकानें रहेंगी।
डेयरी शाम को 5 से 7 और खुलेगा इसमें, है ना, दूध वाला जो व्यवसाय है। और 8 से 4 बजे तक के किराना, जनरल प्रोविजन, डी मार्ट, प्राइस हो गया। 11 से 7 बजे तक की सभी अन्य दुकानें, सभी खुले, शॉपिंग मॉल, जुम्मन तराई, थोक बाजार सब खुला रहेगा सुबह 11 बजे से 7 बजे तक के। सुबह 10 से 9 बजे तक के रेस्टोरेंट, होटल, बैंक, खाना होटल ये सब खुले रहेंगे। 10 से 9 बजे तक के रेस्टोरेंट वगैरह खाना वगैरह खा सकते हैं। सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक के फूड की होम डिलीवरी होटलों की ऑनलाइन सुविधा हो सकती है। सुबह 10 से रात को 10 बजे तक के ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं। और सुबह 6 से 9 और शाम को 5 से 8 बजे तक के ठेलों को खाद्य सामग्री या चौपाटी के खुला रहेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसमें जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया चालू की गई है, उसमें ये सभी दुकानें का खोलने का टाइम टेबल बता दिया गया है। और बसें नहीं चलेंगी। शराब दुकान के लिए बोला गया है सुबह 8 से रात को 9 बजे तक है। ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण योजना लगता है शराब दुकानों पर का, क्योंकि अगर उनको लगता है कि इससे उनको आर्थिक राजस्व की अधिक लाभ हो रही है, तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि सुबह 8 से रात को 9 बजे तक के शराब दुकान खोला जाए तो उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। परंतु ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ की व्यवस्था कैसी बिगड़ी हुई है। वहाँ जो पूरा लोग जो खरीदने के लिए जा रहते हैं, वहाँ पूरी अव्यवस्था मौजूद रहती है। तो सुबह 8 से रात को 9 बजे तक के शराब दुकान को खोलने के लिए कहा गया है। अगर आपको लगता है कि शराब दुकान खोलने से राजस्व की अधिक प्राप्ति हो रही है, तो 24 घंटे के लिए खोल दो। क्यों दिखावा कर रहे हो यहाँ पर 8 से 9 बजे, क्यों कम लाभ कमा रहे हो? ज्यादा ही लाभ कमाओ ना फिर 24 घंटे के लिए खोल करके। कम से कम वहाँ भीड़ तो कम जाएगा। जो दारू पीने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, वो तो आश्वस्त रहेंगे कि उनको जब जाएंगे तब तो शराब दुकान मिल जाएगा और घर में आके बैठ के पी लेंगे। तो अगर राजस्व का बात करते हैं तो 24 घंटे के लिए खोल दो इसको। अगर नहीं है राजस्व का बात, तो शराब को पूरा का पूरा बंद कर दिया जाए। अगर राजस्व का बात नहीं है तो इसको पूरा का पूरा बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे राजस्व सामाजिक हानि बहुत ज्यादा होती है। सामाजिक में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है समाज पर। तो अगर आपको राजस्व की चिंता है तो 24 घंटे के लिए ओपन कीजिए, नहीं तो पूरा का पूरा बंद कीजिए इसको। क्योंकि वहाँ जो अव्यवस्था फैलती है उसके कारण वो लोग शहर में अपने घर में आते हैं, वो कोरोना फैलाते हैं। तो अनलॉकिंग की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं की गई है, इसको विचार करना चाहिए। तो मैंने जो कहा था कि जो सब्जी, किराना, जनरल स्टोर, प्रोविजन स्टोर, सब्जी, डेयरी, मटन, मछली दुकानें 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए। और बाकी जो दुकानें हैं सुबह दोपहर 12 बजे से शाम को 6 बजे तक खोला जा सकता है। सुबह दोपहर 10 या 12 बजे से शाम को 6 बजे तक खोला जा सकता है। और जिनको भी जाना है, बाहर निकलना है, उनको परमिशन एक टोकन सिस्टम से अलाउ कर सकते हैं, मैसेज सर्विस के माध्यम से। इसके बारे में डिटेल से और बाद में चर्चा कर सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं कि आज जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया के बाद में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष हटाने के मामले में नोटिस जारी हो गया है। सरकार को हाईकोर्ट पहुंचा विवाद है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के जो पिछले अध्यक्ष थे सियाराम साहू जी, वो अपने बात को लेकर के हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, जिसमें उन्हें हटाने को अवैधानिक कहा गया है। क्योंकि यह जो पद है पिछड़ा वर्ग आयोग, वो संवैधानिक पद है और इस संवैधानिक पद के कार्यकाल 1 साल बचा हुआ था उनका, और 1 साल को खत्म होने के पहले ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने उन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग से हटा दिया था और किसी दूसरे की नियुक्ति कर दी थी। तो इसे यह हाईकोर्ट पहुंच चुका है मामला। अब देखते हैं क्या होता है, याचिका की सुनवाई क्या होती है। याचिका दायर हो चुकी है। अब पुलिस ने जिन्हें बनाया था हत्या का आरोपी, उन्हें 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा गया है। बस्तर में कुछ समय पहले ये जो मामला है मई 2016 का है, जिसमें 6 सदस्यीय दल बस्तर के हालात का अध्ययन करने के लिए कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा क्षेत्र में अंदरूनी इलाके में पहुंचे हुए थे। तो वहां पर नामा गांव भी शामिल था। नवंबर 2016 में नामा गांव के सामनाथ बघेल, नवंबर 2016 में हत्या हो गई थी। इसी मामले में पुलिस ने इस अध्ययन दल के सभी सदस्यों के नाम केस दर्ज कर लिए थे। और उस दौरान जो बस्तर के में एसआरपी थे, वो एसआरपी कल्लूरी आईजी थे उस समय। तो यहाँ पर जो जेएनयू के प्रोफेसर्स थे
और सीपीआई के नेता थे वो अध्ययन दल में शामिल थे और वो पहुंचे थे वहां पर बस्तर क्षेत्र में। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नंदेश सुंदर, जेएनयू प्रोफेसर अर्चना प्रसाद, सीपीआई नेता संजय पराते, विनीत तिवारी और मंजू कोवासी, मंगल राम कर्मा, ये 6 लोग एक साथ वहां पर अध्ययन दल के रूप में पहुंचे थे और अंदरूनी इलाकों में सर्वे कर रहे थे। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर झूठा आरोप लगाते हुए उन पर हत्या का आरोप लगाकर केस दर्ज कर दिया गया था। तो अब ये तो थे जेएनयू के बड़े बड़े प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो ये इनको तो पता है सब नियम, तो ये कहाँ शांत बैठने वाले थे। अगर ये मामला छत्तीसगढ़ में होता, ऐसे किसी के ऊपर फर्जी केस डाल देते हैं किसी गरीब आदमी के ऊपर, वो तो बेचारा हत्या के आरोप में जेल के अंदर हो जाता है और सड़ते रहता है। तो ये पुलिस का जो काला चेहरा है पीछे, वो सामने आता है इसमें। तो इस पर सही तरीके से जांच की जानी चाहिए कि जो हत्या हुई है या किसी को आरोपी बनाया गया है, या सही तरीके से बयान लिया जाए, तब जाके ये होता है। क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का छत्तीसगढ़ सरकार को आदेश आया है कि उन्हें 1-1 लाख का मुआवजा दिया जाए। जितने भी जिनको आरोपी कहा गया था उनको मुआवजा के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार या पुलिस प्रशासन उसको 1 लाख रुपया देगी। तो ये तो थे विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली के बड़े बड़े नेता लोग। तो इन पर तो साबित हो गया कि ये दोषी नहीं थे, परंतु उस गरीब आदमी का क्या होता है उस बस्तर क्षेत्र में, जिनको आरोपी बनाकर जबरदस्ती बिना कुछ बयान लिए हुए वो सिर्फ फाइलों में ही बयान दर्ज करके उनको आरोपी सिद्ध कर दिया जाता है और जेल में ठूस दिया जाता है। तो इस तरीके से जो वहाँ कहीं होता है अगर, तो इस बात सामने आना बहुत जरूरी है। पुलिस को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी बेगुनाह को सजा देने से पहले अपनी जमीन को थोड़ा झांक कर देख लेना चाहिए कि क्या हम सही काम कर रहे हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, जिसमें जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, वो जब कल रिटायर हो गए, कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब उन्हें जो सीजीआई का महानियंत्रक लेखा परीक्षक बना दिया गया है। तो महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक सीजीआई बना दिया, केंद्र सरकार ने नियुक्ति का आदेश भी जारी कर दिया है। तो अब जो है वो उस जगह पर उपराज्यपाल के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद इनको नियुक्त कर दिया गया। तो रक्षा मंत्रालय माना 5 मई से भारतीय इलाके में घुसी चीनी सेना, हालात नाजुक। तो चीनी सेना अभी भी गलवान घाटी हो गया, चाहे पैंगोंग त्सो हो गया, चाहे गुगरंग नाला हो गया, यहाँ पर अभी भी उनका घुसपैठ बना हुआ है। तो रक्षा मंत्रालय ने दस्तावेज में एलएसी पर कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए जरूरी बताई है और 5 दौर में 55 घंटे की बातचीत के बाद ही पीछे नहीं हट रहा है चीन। तो चीनी जी सेना है वो अभी भी हमारे क्षेत्र में घुसे हुए हैं और उन्हें बार बार उनसे बातचीत की जा रही है, फिर भी वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब आते हैं यहाँ पर अहमदाबाद में एक कोरोना अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से बेड पर लेटी महिला के बालों में लगी आग वार्ड में फैली, 8 मरीज जिंदा जल गए। तो अहमदाबाद में जो कोरोना अस्पताल था उसमें तड़के सुबह 3:30 बजे भयानक रूप से ये शॉर्ट सर्किट के माध्यम से जो बेड नंबर 8 था वहाँ की जो मरीज सोई हुई थी उसके ऊपर जो शॉर्ट सर्किट हुआ उसके कारण से बालों में आग लग गया। उसके बालों को बुझाने के लिए जब वहाँ की सेंटर की जो महिला थी वो आई, जब वार्ड की जो महिला थी अटेंडेंट जो थी वो आई बुझाने के लिए, तो उसकी पीपी किट में आग लग गया। उस पीपी किट में जब आग लगा तो वो आग पूरी तरीके से भड़क गया और एक ही दरवाजा होने के कारण लोगों को निकलने के लिए सुविधा नहीं मिल पाई और कोरोना संक्रमित क्षेत्र होने के कारण कोई बचाने के लिए भी जानने के लिए संकोच करता रहा। तो इस तरीके से 8 मरीज वहाँ जिंदा जल गए। ना ही वहाँ फायर सिस्टम सही तरीके से दुरुस्त था, ना ही वहाँ बचाव दल सही था और वहाँ जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर रखा हुआ था वो भगदड़ के कारण जब गिर गया तो वो आग और तेजी से फैल गया। टीवी कलाकार समीर ने की खुदकुशी, भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा ने भी दी जान। जो टीवी कलाकार हैं समीर शर्मा, कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी जैसे फिल्म सीरियल में उन्होंने काम किया था। समीर शर्मा ने भी
खुदकुशी कर ली है। और वही भोजपुरी एक्ट्रेस जो अदाकारा है वो अनुपमा पाठक 40 साल की, उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो अनुपमा का तो जो रिपोर्ट है उसमें उनकी जो सुसाइड नोट है वो मिल चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्थिक दिक्कतों का जिक्र करते हुए उन्होंने सुसाइड करने का बात कही है। वहीं समीर का जो सुसाइड नोट अभी तक नहीं मिला है। अब आते हैं अयोध्या भूमि पूजन के दूसरे दिन रामलला के दर्शन करने वाले 6 गुना बड़े पूजित शिलाएं सुरक्षित रखी गई। कल से शुरू होगा काम। तो यहाँ पर अयोध्या में जैसे भूमि पूजन हुआ है वहाँ का दर्शन करने वाले जो है वो बढ़ गए हैं। भूमि पूजन समारोह में सुबह जो ड्यूटी करने वाले प्रशांत अध्यक्ष थे उन्होंने किए रामलला के दर्शन। और नींव खुदाई और भरने में 18 महीने लगने के समय डिजाइन के लिए क्लियरेंस इसी सप्ताह मिल जाएगा, ये है उम्मीद। तो सुबह 7 बजे तक 3000 लोगों ने दर्शन कर लिए थे कल गुरुवार को, और 8000 लोगों ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दर्शन भगवान रामलला के दर्शन करने वालों की संख्या अभी से ही बढ़ना चालू हो गया है। तो ये तो भावनाओं की बात है लोगों की, परंतु एक शर्मिंदा बयान दिया है यहाँ पर जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने विवादित बयान दिया है, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने ट्वीट कर कहा कि बाबरी मस्जिद का अस्तित्व बरकरार रहेगा और मंदिर तोड़कर भी फिर से मस्जिद बनाई जा सकती है। इस तरह से विवाद को बढ़ाने की बात सही नहीं है। इस पर कार्रवाई जरूर करनी, विवाद बढ़ाने की बात है, लोगों को भड़काने की बात है। तो यहाँ पर लोगों को संजीदा होकर के इस मामले में बात करनी चाहिए, क्योंकि जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होगा तो हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों को उससे लाभ मिलेगा, वहाँ के रहने वाले सभी लोगों को लाभ मिलेगा वहाँ से। और इसमें एक भावनात्मक रूप से बात जुड़ी हुई है। और वहाँ पर जो भी क्षेत्र है उसके आसपास के 50 किलोमीटर के दायरे में उनको आर्थिक रूप से विशेष लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि ये आर्थिक विकास होगा, वहाँ का अर्थतंत्र वहाँ का सुदृढ़ होगा। तो इस बारे में भी सोचना चाहिए। और लोगों की भावनाएं उस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, रामलला का जन्मस्थली है वहाँ पर, इस पर ऐसे विवादित बयान देना उचित नहीं है। तो अब आते सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के केस में फाइल में कुछ दस्तावेज गायब पाए हैं। जो उनके वकील हैं उन्होंने दस्तावेज की मांग की, जिसमें से कुछ उनको दस्तावेज नहीं मिले। मोदी आज नई शिक्षा नीति पर फायदे बताएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार कांक्लेव को संबोधित करेंगे, जिसमें कुछ नई शिक्षा नीति के बारे में मोदी डिस्कशन करेंगे। इंस्टाग्राम का रील्स दूर करेगा टिकटॉक की कमी चोर। इंस्टाग्राम में उन्होंने रील्स लॉन्च कर दिया है, जो 15 सेकेंड्स का वीडियो एडिट या लॉन्च कर सकते हैं उसमें। अच्छा, स्कूली छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता 9वीं से 12वीं तक के छात्र हैं उनके लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है गवर्नमेंट। तो ये टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत, आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत। इस पर 14 अगस्त तक के आप अपने निबंध को भेज सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पेज हो गया है। अब गिरवी रखे सोने पर मिलेगी 15% ज्यादा रकम। मतलब यहाँ पर जो गिरवी रख सोने का जो लोन है, गोल्ड लोन, उस पर अब 90% तक का लोन मिल सकता है। मतलब अगर 1 लाख में पहले 75,000 मिलता था, अब 90,000 मिलेगा। तो 1 लाख पर 90,000 तक के मतलब 15,000 का फायदा मिल रहा है। तो यह जो सुविधा है वह 31 मार्च 2021 तक के लिए लागू रहेगा। और सोना का रेट अब 57,000 के पार हो चुका है। यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है सोना का रेट भी। अमेरिका में 50 लाख से अधिक संक्रमित हो चुके हैं अभी तक। अब ट्विटर का दोहरा मानदंड है कि राम मंदिर पर ट्विटर सेंसर किया है। हिंदू धर्म स्थल का विरोध कर रहे लोगों को कंटेंट चलने दिया है। जो राम मंदिर पर जो ट्वीट कर सेंसर ने उन्होंने ट्वीट कर दिया है, सेंसर कर दिया, ट्वीट पर सेंसर कर दिया है। और जो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं उनको पर कुछ कार्रवाई की है। दोहरा मानदंड पर यहाँ पर कहा गया है। पतंजलि आयुर्वेद पर 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। कोरोना दवाई के नाम से उन्होंने लॉन्च किया था दवा, कोरोना का दवा, यह पेश नहीं कर सकता, यह बोलते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर 10 लाख रुपए का जुर्माना किया है। अब जो ठेकेदार से शपथ पत्र लालपुर ब्रिज दिसंबर तक नहीं बना तो हटा देंगे। ये पहली बार हुआ है कि किसी NH30 पर जो बन रहे ओवरब्रिज है उस पर 3 साल से रुका हुआ था,
उसको अब बनाने के लिए ठेकेदार शपथ पत्र लिया गया है कि दिसंबर तक अगर नहीं बना तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यह पहला मामला है। यह जो कंपनी है GS एक्सप्रेस कंपनी बना रही है जो इस लालपुर ब्रिज को, ये वही कंपनी है जो रायपुर में स्काई वॉक बना रहा है। तो इस कंपनी से अब शपथ पत्र ले लिया गया है और इसे जल्दी से जल्दी बनाने के लिए कहा गया है। ये जो ब्रिज है इस पर 7 लाख से अधिक वाहनों का प्रतिशत है। यह PWD को सर्वे किया गया था, उसमें ये बात सामने आई थी। अब बिहार पुलिस ने रिया व 5 अन्य पर केस दर्ज कर सुशांत मौत का मामला CBI को सौंप दिया है। जो सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड है उस पर मामला जांच माल्या के केस में पड़ताल करने वाली SIT के हवाले हो चुका है। तो केंद्र ने अधिसूचना जारी कर होने के दूसरे दिन CBI केस अपने हाथ में ले लिया और जांच एजेंसी ने FIR दर्ज कर ली है और जांच के लिए SIT बना दिया गया है। तो इस पर जांच चल रही है और बिहार पुलिस इस तरीके से अपने पटना वापस लौट आई है और SP अभी भी क्वारंटाइन में वहाँ पर मौजूद है महाराष्ट्र में। बेरूत पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों। जो लेबनान के बेरूत में जो बम धमाके से हुआ था उसमें 135 लोगों की जान गई थी और 5000 से अधिक लोग घायल हो चुके थे। तो यह मानवीय दुर्घटना होते को ध्यान में रखते हुए जो फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों हैं वो बेरूत पहुंच चुके और उन्हें सांत्वना प्रदान की है। अब कोरोना के कारण जो HAL कंपनी तेजस और सुखोई परियोजना है उन पर भी कोरोना का कहर हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो काम है वह उसमें मंदी आ गई है। अब काम धीरे चल रहे हैं, वहाँ की जो परियोजनाएं हैं उस पर प्रभावित हो रही है। जैसे हल्के लड़ाकू विमान तेजस और सुखोई 30 जैसी परियोजनाएं को प्रभावित हो चुकी कोरोना के कारण। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इसका काम चल रहा है। और अब छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया निर्णय लिया है कि सेकेंड हैंड वाहनों का नामांतरण अब ऑनलाइन होगा। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। अगर ऑनलाइन की सुविधा को देखते हुए ऑनलाइन के ध्यान रखें तो यह इसमें फर्जीवाड़ा बहुत कम होता है। तो ये बहुत अच्छा है। सेकेंड हैंड वाहनों के नामांतरण में अब ऑनलाइन हो सकेगा और एजेंटों से मुक्ति मिल जाएगी। स्थानांतरण करने पर शपथ पत्र के साथ देना होगा स्वप्रमाणित दस्तावेज। इस पर देखिएगा, बहुत बढ़िया है न्यूज़ है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, वाहन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए कि ऑनलाइन से अब सुविधाएं बहुत अच्छे से हो जाती हैं। मुंबई में भारी बारिश हो रही है और बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 4 घंटे में 12 इंच बारिश हुई है वहाँ पर। तो वहाँ जो जन व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। तो 5 दिन में आधे से अधिक बारिश हुई है और 112 पेड़ उखड़ गए हैं, 6 घर रहे हैं और कई इलाके डूब चुके हैं वहाँ पर मुंबई में। गूगल ने भी दिया चीन को करारा झटका, हटाए 2500 यूट्यूब चैनल। जो चीन का 2500 यूट्यूब चैनल है उसे भी हटा दिया गया है गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आज का हमने मैक्सिमम जो न्यूज़ है महत्वपूर्ण उसे हमने कवर कर लिया है और यहाँ पर हम नए तरीके से हम अपनी कोशिश करेंगे कि आपके पास समाचार सारगर्भित रूप में जल्दी से जल्दी आधे घंटे के अंदर पहुंच सके पूरे न्यूज़ पेपर्स का एनालिसिस। तो आप हमें और इसमें सुधार के लिए अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं। हम स्वागत करते हैं आपके मार्गदर्शन का। और इसी के साथ आज का समाचार यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।